हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डाउट क्लियर विद मनोज के इस चैनल में। आइए आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स पर। फंडामेंटल राइट्स के 2 पार्ट हो चुके थे, ये तीसरा पार्ट था। उम्मीद है आप लोगों ने इस पार्ट को देखा होगा। जो 2 पार्ट बने हुए थे उस पे आप लोगों ने कार्य किया होगा, और बेहतर उम्मीद है कि आप लोगों ने जिस चीज़ से हमको सपोर्ट किया है, जिस तरीके से आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए आज हम बात करने वाले फंडामेंटल राइट्स पर। हाँ, एक बात और है कि जिस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए, जैसे प्री के लिए, मेंस के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वैसे इन चीज़ों को पढ़ करके भी अपने जीवन के व्यवहार में आप लोग इसको उतारिए, ताकि हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। और बेहतर समाज के निर्माण से ही बेहतर राष्ट्र का निर्माण होता है, और हम अपनी मनुष्यता को परिभाषित कर सकें। यानी इसी पे आधारित है आर्टिकल 17। 17 ये सिखाता है कि अस्पृश्यता का अंत कैसा होना चाहिए, छुआछूत की भावना को नहीं रखना चाहिए, और किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें, समाज का निर्माण कर सकें, जिससे कि हमारी प्रवृत्ति और अच्छी बन सके, और एक मनुष्य जाति जो है, जिस तरीके से हमारे नेचर है, उस चीज़ों में हम लोग ढल सकें। तो चलिए आज का मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, उसके बाद में हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये मोटिवेशन स्पीच था कि ये कैसा ख्वाब है, आँखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता, सबसे अलग रखना ख्वाब था उसका, वो दुनिया भर का हो सकता था, मेरा क्यों नहीं होता। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ, बढ़ते हैं, आर्टिकल 17 को देखेंगे। आर्टिकल 17 हमें बताता है कि इसके तहत अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। हालांकि संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 17 के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्राप्त प्रदान करता है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है, अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं है। फिर से इस बात को समझिएगा, इसके तहत अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है, यानी छुआछूत की भावनाओं का क्या किया गया है, अंत किया गया है। लेकिन संविधान में इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 17 के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रताप प्रदान करता है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है, अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं है। फिर आगे क्या है, यह अनुच्छेद स्वप्रचलनीय नहीं है, अर्थात इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद विधि निर्मित करती है। यानी इस संबंध में संसद द्वारा अस्पृश्यता का निवारण अधिनियम 1955 निर्मित किया गया है, जिसका नाम 1976 में परिवर्तित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। चलिए अनुच्छेद 18 देखते हैं। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, यानी राज्य द्वारा सेना और शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, उस बात को आगे समझना। यानी भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। फिर क्या है तीसरा पॉइंट, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इस चीज का क्या ही एक्सप्लेनेशन किया जाए, चीजें तो पढ़ने के बाद भी समझ में आती हैं। आगे बढ़ते हम लोग। 1954 में प्रारंभ भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में तब विवाद उत्पन्न हुआ जब इन्हें उपाधि का रूप मानते हुए 1977 जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसे पुनः आरंभ किया गया। इस संबंध में बालाजी राघवन वाद, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो भी वाद आया करे, सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले हुआ करे, उस चीजों को आप लोग थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया करिए। हालांकि इन्हें नाम के आगे या पीछे प्रयोग में लाया नहीं जा सकता है। नोट क्या है 18 का, इस चीज को समझना, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत रत्न मानवीय सेवा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अनुशंसा करते हैं। किसी वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है पेपर में। अब आर्टिकल हम 19 से 22 पे आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। यही एक स्वतंत्रता का अधिकार है, जहाँ घूमने, रहने, बसने, जाने, आंदोलन करने की जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो आर्टिकल 19 में हमारी वर्णित है। यही स्वतंत्रताएं हमारी जो हैं
वो किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और विस्तृत चर्चा के रूप में जानेंगे कि हमारे मनुष्यत्व होने के सरकार के विरुद्ध और अपनी आवाज उठाने के लिए किस तरीके से हम तत्पर हैं, यही आर्टिकल हमको दर्शाता है। तो आइए इसका एक विस्तृत चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं और समझते भी हैं। पेपर अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, अपने व्यवहारिक जीवन के लिए भी पढ़ेंगे। आइए, अनुच्छेद 19 के तहत 6 मूलभूत स्वतंत्रता और इन पर युक्त प्रतिबंध का प्रावधान किया गया। हालांकि मूल संविधान में कुल 7 स्वतंत्रताओं का प्रावधान था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत दिए गए संपत्ति के अर्जन और धारण करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। यानी इस प्रकार वर्तमान निम्नलिखित 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई। पहली स्वतंत्रता क्या है? वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का आशय है अपने विचारों या भावनाओं को लिखित, मौखिक, सांकेतिक आदि रूपों में अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता ही हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। दूसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रताओं में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को अंतर्निहित माना है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता, रोमेश थापरवाद, साकल पेपर्सवाद, लिमिटेडवाद, बेनेकेट कोलमैनवाद, इन चीजों को देखिए। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नवीन जिंदलवाद में आया था। सूचना का अधिकार पीयूसीएल वाद में आया था। ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार श्रेया सिंघलवाद में आया था। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार अनुराधा भसीन वाद में आया था। मौन धारण करने का अधिकार बीजो इम्नोवल वाद में। हालांकि 19(2) के तहत इस स्वतंत्रता पर निम्नलिखित 8 प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस चीज को आप लोगों के द्वारा जो चीजें यहाँ पर देखी जा रही है इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, जो भी फैसलों के दौरान चीज़ें बोली जाती हैं, वो पेपर में आने की 100% संभावनाएं जताई जाती है, क्योंकि यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर कोई एग्जाम हो वो चीज़ें अपडेट ही पूछी जाती हैं। खास करके जहाँ पर चीज़ें रुकावट में आती हैं, चीज़ें और ज़्यादा होती बहाल होती हैं। आगे देखिए, भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायिक अवमानना, मानहानि, अपराध, इन चीजों पर तार्किक प्रतिबंध आर्टिकल 19(2) के तहत में लगाए गए थे। चलिए आगे देखिए। नोट क्या था? भारत कुमार बनाम सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाद में न्यायपालिका ने बंद के आयोजन को असंवैधानिक माना था। यानी हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तब भाई क्या दूसरा देखेंगे? शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 1(b), इसके तहत विरोध का प्रदर्शन करने वाले आंदोलन या कहीं भी सभा करने का अधिकार दिया गया है। फिर क्या है? आर्टिकल 19(3), इसके तहत भारत की प्रभुता और अखंडता तथा लोक व्यवस्था के आधार पर इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी संगम या संघ या सहकारी समाज बनाने की स्वतंत्रता जो है, अनुच्छेद 19(1)(c), इसके तहत किसान संगठन, मजदूर संगठन, शिक्षक संघ जैसे समूहों को गठित करने की स्वतंत्रता शामिल है। फिर क्या है? इसी प्रकार साझे आर्थिक हितों के आधार पर सहकारी समाज का गठन किया जा सकता है। सहकारी समाज के गठन की स्वतंत्रता का प्रावधान 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा किया गया था। यानी आर्टिकल 19(4) के तहत ये देखा गया कि स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। कौन कौन से है? भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए, लोक व्यवस्था के लिए और सदाचार के लिए। फिर क्या है? भारत में राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19(1)(d), तथा भारत में राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(e) में है। यह स्वतंत्रता देश के सामाजिक आर्थिक एकीकरण तथा स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए आवश्यक है। हालांकि 19(5) के तहत इन दोनों स्वतंत्रताओं पर निम्नलिखित आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी साधारण जनता के हित में, अनुसूचित जातियों के हित में, कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल कितने में है? 19(1)(g) में। यह नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि अनुच्छेद 19(6) के तहत इस पर निम्नलिखित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते।
इस बात को आप लोगों को देखने पे ये बातें समझ में आ रही होंगी कि जहाँ जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ वहाँ प्रतिबंध भी है। यानी स्वतंत्रताएं हमारी वहीं तक हैं जहाँ तक किसी की स्वतंत्रताएं भंग ना हो। यानी अगर हमारी स्वतंत्रताएं किसी तरीके से अगर हमारी भंग होती किसी और की वजह से तो वहाँ पर युक्त युक्त प्रतिबंध भी लगाया जाता है। इसी चीज को दर्शाया गया है इस आर्टिकल में और समझाया गया है। स्वतंत्रता भी है, प्रतिबंध भी है। इसी चीज को समझिए, बहुत ज्यादा समझाने का विषय नहीं है क्योंकि जो चीजें नोट्स में है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा विस्तृत करके बताई गई हैं कि उसमें समझने और समझाने का कोई वो नहीं है। लेकिन ये इतना जरूर है कि आप लोग एक दो बार जब इस चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो यकीनन है कि आप लोग इस चीजों को समझेंगे। चलिए, हालांकि 196 के तहत इस पर निम्नलिखित प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। पहला क्या है? आवश्यक व्यवसाय या तकनीक अहिर्ता के आधार पर। दूसरा, राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र पर स्वामित्व या नियंत्रण करने पर। तीसरा, साधारण जनता के हित में। अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा आर्टिकल था जिससे हमें पुलिस से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं। वो कौन कौन से हैं, इस चीजों को आज हम लोग समझेंगे। आर्टिकल 20 यानी अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आपराधिक कानूनों का भूतलक्षी प्रभाव न होना। अनुच्छेद 20(1) के तहत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। यानी कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाता है जब तक वह किसी कानून को तोड़ने या भंग करने का कार्य नहीं करता है। फिर क्या है? साथ ही अपराध करते समय लागू विधि के अधीन वर्णित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपराधिक कानूनों को भूतलक्षी प्रभाव द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। फिर क्या है? हालांकि दीवानी कानूनों को भूतलक्षी प्रभाव द्वारा लागू किया जा सकता है। आगे एक टॉपिक था दोहरे दंड का निषेध क्या है। अनुच्छेद 20(2) के तहत में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात संविधान में दोहरे दंड का निषेध नहीं है। लेकिन ऐसी किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया हो तो उसे पुनः अभियोजित व दंडित किया जा सकता है। इस बात को अच्छे से क्या समझना, फिर से दोहराते हैं, अभी समझ में आ जाएगा चीजें क्या कहना चाह रहा है, ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, ये परिभाषा क्या समझाना चाह रही है आपको। अनुच्छेद 20(2) के तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति हो, वह कोई भी अपराध कर रहा हो तो एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा। लेकिन संविधान के दोहरे दंड का निषेध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया हो तो उसे पुनः अभियोजित व दंडित किया जा सकता है। हालांकि दोहरा दंड केवल न्यायिक कार्यवाहियों के लिए प्रतिबंधित है, विभागीय कार्यवाहियों के लिए नहीं। इसलिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायिक और विभागीय कार्यवाही दोनों हो सकती है। नोट, अमेरिका के 5वें संविधान संशोधन के द्वारा एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित करने को प्रतिबंधित किया गया है। ये देखिए, हमारा ये जो नोट्स है ये अपने भारत की संविधान की ही व्याख्या नहीं करता है, बल्कि यह अमेरिका, फ्रांस, यूएसए यानी ग्रेट ब्रिटेन, इन सारी चीज़ों को भी इसमें जिक्र किया गया है। इसीलिए इस नोट्स को सफिशिएंट नोट्स बताया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अमेरिका में 25वें संविधान संशोधन के द्वारा एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित करने को प्रतिबंध किया गया। आत्म अभिशंसन पर रोक यानी 20(3) के तहत किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध स्वयं साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हालांकि उस व्यक्ति से चिकित्सीय साक्ष्य जैसे डीएनए, ब्लड, फिंगरप्रिंट आदि लिए जाते। फिर क्या है? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में न्यायालय ने पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के लिए बाध्य करने को अनुच्छेद 20(3) के तहत उल्लंघन माना था। फिर आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस चीज को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें समय समय पर लोग न्यायालय जाते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मामले आते रहते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा अनुच्छेद है। ये व्यवहार के लिए भी है और समाज के लिए भी है। क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे। अनुच्छेद 20 के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की धारणा जापान से ली गई है। AK गोपालनवाद 1950 न्यायालय ने
यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण देता है, यानी विधायिका के विरुद्ध नहीं। लेकिन मेनका गांधीवाद में न्यायपालिका ने इसकी व्यापक व्याख्या करते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण देता है। मेनका गांधीवाद में न्यायालय ने मानवीय जीवन को पशुवत जीवन से भिन्न मानते हुए यह निर्णय दिया कि जीवन के अधिकार का आशय केवल भौतिक अस्तित्व के संरक्षण से नहीं है, बल्कि इसका आशय गर्मियों परिस्थितियों के जीवन जीने से है। मेनका गांधीवाद में न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया को भी स्वीकार किया है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक उसको पढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से। इसका पीडीएफ हम अपने डाउट क्लियर विद मनोज की वो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग जो जो चीज़ें हैं जिसे हम लोग मेन पढ़ लेंगे, बाकी जो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, बेहतर लगेंगी परीक्षा एग्जाम के ओरिएंटेड के हिसाब से, उन चीज़ों को आप लोग भी थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। फिर देखिए, न्यायालय ने इसी क्रम में अनुच्छेद 14, 19, 21 को संविधान के स्वर्णिम स्तंभ के रूप में घोषित किया, क्योंकि ये तीनों अनुच्छेद प्राकृतिक न्याय की धारणा पर आधारित है। मेनका गांधीवाद में क्या था, ये चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे, इस चीज़ों को देख लेंगे। तो काफ़ी बस बहुत सारे वाद है इसमें, तो आप लोगों को जो पीडीएफ डाल दी जाएगी उस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा है ये। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इनमें दिए गए इस चीज़ को आप लोग भी पढ़ लेना थोड़ा सा भाई, क्योंकि ये जो पीडीएफ है इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे देखते हैं। निजता का अधिकार, शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है अकेले में रहने का अधिकार, अर्थात व्यक्ति के निजी जीवन एवं बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हालांकि क्या पुट्टास्वामीवाद में 2017 में न्यायालय ने निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के अधीन जीवन के अधिकार का अभिन्न भाग मानते हुए इसमें निम्नलिखित अधिकारों को भी शामिल किया। शारीरिक अखंडता के अधिकार को मान्यता। दूसरा क्या था, व्यक्तिगत सूचनाओं के संरक्षण का अधिकार। तीसरा, यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु का अधिकार। यानी प्रारंभ में रतिनाथ बनाम भारत सरकार 1994 में न्यायालय ने मरने के अधिकार को जीवन का अधिकार का भाग मान लिया था, लेकिन ज्ञान कौर वाद में 1996 में न्यायालय ने निर्णय बदलते हुए कहा कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि भारत में मूल अधिकारों के संबंध में अधित्याग का सिद्धांत शामिल या लागू नहीं होता है। इसी क्रम में बहुत सारी चीजें आई हैं, इच्छा मृत्यु की भी चीजों को पढ़ लेना आप लोग, सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या, इस चीजों को भी जान लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। आर्टिकल 21 है शिक्षा का अधिकार। यह 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके पहले निर्देशक तत्वों का भाग था। इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा 2010 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। आर्टिकल 22 देखना, गिरफ्तारी और निरुद्ध से संरक्षण, यानी व्यक्ति को गिरफ्तारी की दशा में निम्नलिखित संरक्षण दिया गया है। क्या क्या संरक्षण है, गिरफ्तारी कारणों से यथाशीघ्र जानने का अधिकार, अपनी रुचि के विधि व्यवसाय यानी वकील से परामर्श करने का अधिकार, फिर न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराने का प्रावधान है। इसमें यात्रा की अवधि भी शामिल है। हालांकि इसके निम्नलिखित अपवाद है। अपवाद क्या है, शत्रु देश के नागरिकों को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को भी यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। निवारक निरोध कानून क्या है, से संरक्षण, इस चीज को पढ़ना। यह एक आवश्यक बुराई के रूप में निवारक निरोध कानून के तहत अपराध घटित होने के पूर्व संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। यह समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कानून बनाए हैं, रासुका, मकोका, गुजकोका आदि। चलिए, ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग आज 23 और 24 पे देखते हैं। ये हमें लग रहा है पीडीएफ भाई साफ नहीं है। अनुच्छेद 23 व्यापार और बालात श्रम पर प्रतिबंध। इसके तहत बालात एवं दुर्व्यापार पर बेगार तथा प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि अनुच्छेद 23 के तहत यह सार्वभौमिक उद्देश्य प्रयोजन के लिए अंतिम सेवा का प्रावधान कर सकती है, लेकिन ऐसा अधिरोपित करने राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यह मानव दुर्व्यापार का आशय मनुष्यों की वस्तु की भांति क्रय विक्रय करने से है, और जैसे यौन दास प्रथा, बधवा मजदूर यानी बधुआ मजदूर आदि के लिए
इस संबंध में मानव व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए अनेक वैधानिक प्रावधान किए गए थे। इन्हीं प्रावधान जो थे उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। बधवा मजदूर उन्मूलन 1976 क्या है, किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2006 क्या है। इन चीजों को पढ़ना और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 24 फिर देखना। इसके तहत में अनुच्छेद 14 से कम आयु के बच्चे को काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी या परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इसी आधार पर संसद बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं के बालात श्रम को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन यह अधिनियम अधिक प्रभावी नहीं रहा। इसलिए 2016 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और यह 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों की मजदूरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इसमें दो भी अपवाद हैं। पहला है पारिवारिक उद्यम से बाल श्रम की अनुमति विद्यालय अवधि के बाद या अवकाश के दौरान मनोरंजन उद्योग में। वहीं 14 से 18 के किशोर श्रमिकों के लिए कारखानों या खान पर संकट में स्थानों पर नियोजन प्रतिबंधित किया गया। हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। उम्मीद आज हम लोग मौलिक अधिकार को खत्म कर देंगे। अनुच्छेद 25 के तहत सभी कर्तव्यों के अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप मानने का आचरण करने, प्रचार करने समान अधिकार होगा। हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि इस पर निम्नलिखित युक्तिगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहला, लोक व्यवस्था और सदाचार स्वास्थ्य के आधार पर। इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस चीज़ों को जान लीजिएगा। आर्टिकल 25 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, किन किन आधारों पर ये लोग काम करते हैं। बाकी हम लोग इसका PDF डाल देंगे, आप लोग देखते रहिएगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं 26 पे। अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, वह अनुच्छेद 26 सामूहिक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का रक्षण करता है। इसके तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। अधिकार, धार्मिक और दान के उद्देश्य संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व, ऐसी संपत्ति विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। हालांकि धार्मिक संस्थाओं के अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। फिर अनुच्छेद 27 क्या है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय का व्यक्ति या पोषण व्यय में किया जाएगा। फिर क्या है आगे देखिए। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। इसके तहत राजनीति से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा, ऐसे शिक्षण संस्थान जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे ट्रस्ट से अधीन स्थापित हो जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, वह धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा क्या है, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने यदि या वो आवश्यक है तो उसके संरक्षण के लिए इससे अपनी सहमति नहीं दे दी है। 29 और 30 पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग आर्टिकल को फंडामेंटल को खत्म करते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत में प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति में बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(2) के तहत राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद इसमें 23 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, यानी अनुच्छेद इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक के अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों में स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। इसमें क्या क्या वाद है पढ़ लेना। हालांकि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन TMA पाई वाद 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि इस अनुच्छेद के लिए अल्पसंख्यक को अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाएगा, बल्कि इनके निर्धारण के लिए राज्य को इकाई माना जाएगा। इसलिए किसी राज्य में धार्मिक या भाषाई रूप में जिस समुदाय की जनसंख्या 50% से कम होगी उसे अल्पसंख्यक समूह को दर्जा दिया जा सकता है। तो इस चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा नोट्स डाल देंगे,
डाउट क्लियर विद मनोज के उस टेलीग्राम चैनल पे, तो चीज़ों को और बेहतर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो समझाने लायक हो। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करता है। इन चीज़ों को पढ़ना। आइए अब आर्टिकल 32 देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने समावेदन करने का अधिकार दिया है। 32(2) के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय निर्देश या आदेश रिट जारी कर सकता है। यहाँ रिट के तहत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमा आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शब्द है, इन चीजों को समझिए। इसका शाब्दिक अर्थ है बंदी, प्रत्यक्षीकरण का सशरीर उपस्थित करना। यानी जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है तो न्यायालय यह रिट जारी कर सकता है। इसके तहत न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अपने सामने शरीर उपस्थित कराने का आदेश दे सकती है। यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है। यह रिट न केवल लोक अधिकारी बल्कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किए जा सकते हैं। परमादेश क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यानी रिट तब जारी किया जाएगा जब किसी लोक बलाधिकारी द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को निर्वहन किया जाए। हालांकि इसके निम्नलिखित अपवाद हैं, अपवाद पढ़ लेना क्या क्या है। यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। इसे किसी निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा। प्रतिषेध क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। यानी इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी निचली अदालत या अधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करने से रोकती है। यह न्यायालय के विरुद्ध जारी किए जाने वाला रिट है। उत्प्रेषण क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना। यह रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब निचली अदालतें, अधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लेते हैं। ऐसे निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। देखिए, ये पीसीएस में जो है ये काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है, संप्रेषण क्या है। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम ये पीडीएफ डाउट क्लियर विद मनोज के चैनल पर डाल देंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अधिकार परीक्षा क्या है, उसके बाद में इस क्लास को एंड करते हैं। अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है कि किस प्रकार से यह रिट तब जारी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हो। यानी इन चीज को समझना। आर्टिकल 32 में महत्व ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षण और गारंटेड के रूप में कार्य करता है। इस चीज को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चंद्र कुमार बनाम भारत संघ में अनुच्छेद 32 को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था। संपत्ति का अधिकार, इस चीज को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे जैसा होगा। बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कोई चीज़ उस तरीके से बची नहीं है। तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध क्या क्या है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग नीति निर्देशक तत्वों पर कार्य करेंगे और आगे समझेंगे किस तरीके से नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य की सरकारें किस तरीके से इनको लागू करती हैं और व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके बाद में हम लोग 100 क्वेश्चन का PYQ कराएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले भाग पर अगले क्लास में। उम्मीद है आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा और सुना है। और हाँ, जिन लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है उनसे निवेदन है कि ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। खुद देखें, दोस्तों को भी दिखाएं, आसपास के लोगों को दिखाएं, ताकि हमारा जागरूक भारत बने, एक शिक्षित भारत बने और अपने जीवन में सुख समृद्धि और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।